हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं, हमारे एडिटर इन चीफ, और बाकी मेहमान भी हैं। अरविंद जी, इस वक्त जदयू सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई, देखिए ये ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से आप देखिए महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में टकराव था। आप देखिए कि जो आंकड़ा था 2020 में, अगर हम आंकड़ों की संख्या देखें तो आरजेडी ने अकेले 75 सीटों पर विजय हासिल की थी। अगर हम कांग्रेस और उनके बाकी साथियों का प्रदर्शन देखें यहां पर, तो वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है। जिस तरीके से तालमेल होना चाहिए वो तालमेल यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। और शायद एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से आरजेडी और महागठबंधन ये दावा कर रहे थे कि नहीं हम जो है सरकार बनाएंगे, वो सरकार बनाते हुए अतुल नजर बिल्कुल नहीं कम से कम रुझानों में ये दिख रहा है। एसएन सिंह हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, खुश तो बहुत होंगे, पटना में इस वक्त जदयू हो या बीजेपी, दोनों के दफ्तरों पर लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी जदयू बड़ी पार्टी है। देखिए, ज्ञान की धरती ने विकास को चुना है, ज्ञान की धरती ने विश्वास को चुना है, ज्ञान की धरती ने भ्रष्टाचार को नहीं चुना, ज्ञान की धरती ने अपराध को नहीं चुना, ज्ञान की धरती ने परिवारवाद को नहीं चुना। तो भूर भूर हम बिहार की जनता का प्रशंसा करते हैं, भूर भूर हम बिहार की जनता को सर झुकाकर प्रणाम करते हैं कि बिहार की जनता ने आज एनडीए की झोली भर दी। आज आप एनडीए में ही नीतीश जी हैं, महागठबंधन में नहीं है। आप नीतीश जी की बात करिए, बीजेपी की बात करिए, आप जो है हमारे एलजेपी की बात करिए, आरएलएम की बात करिए, हम की बात करिए, ये सब लोगों की झोली को बिहार की जनता ने भरा। और मैं एक बात कहूँगा कि भाई, जब आप उजाला लेकर जाएंगे, उज्ज्वला लेकर जाएंगे, किसान सम्मान निधि लेके जाएंगे, बुनियादी ढांचे की विकास की बात करेंगे, तो इसी तरह से जनता आपकी झोली को भरेगी। उस समय भी आप देख रहे थे, और जब फर्स्ट पेज का इलेक्शन जिस दिन हुआ उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से वो जाति दंगे, जाति संघर्ष को याद दिलाने का कार्य किए। लोगों ने कहा कि अगर हम नहीं चुनाव जीतेंगे, वो सब तो ठीक है एसएन सिंह जी, वो सब तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि नहीं आपने जो है सभी लोगों को जो है सब कुछ देने का काम किया। मैं आंकड़े देख रहा था कि भाई महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने किस तरीके से काम किया, कुर्मी और कुशवाहा का कैसे गठजोड़ बनाया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम लोग अगर देखें, समीक्षा करें, तो प्रधानमंत्री ने लगातार वहां पे लोगों से जनसंपर्क किया, गृह मंत्री जी लगातार जो है बिहार में बने रहे, और जो टकराव था आपने देखा कि एलजेपी में और नीतीश कुमार यानी चिराग पासवान और नीतीश कुमार में जो टकराव था उसको दूर करने की कोशिश की गई। ये जो सारी चीजें हुई, तब जाके आज जो परिणाम है वो आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से एलजेपी का प्रदर्शन होना चाहिए उस तरीके से प्रदर्शन तो यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। भले ही आप लोग जो है जो बहुमत के आंकड़े हैं उससे आगे नजर आ रहे हैं, जदयू जो है वो सबसे बड़े दल के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जबकि लगभग बराबर सीटों पर जदयू और बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। नहीं, जब आप समग्रता के साथ लड़ते हैं, एक साथ मिलकर लड़ते हैं, तब इतना सुंदर और सार्थक परिणाम आता है। आप देखिए ना, मुद्दे गढ़ने का कार्य वो लोग कर रहे थे, एसआईआर का मुद्दा गढ़ने का कार्य किए, और मतभेद किस में हुआ भाई? कांग्रेस में और आरजेडी में ही मतभेद हो गया। कांग्रेस के रथ से जब आरजेडी उतर जाती है, स्वयं के रथ को लेकर चलती है, तो उसने कहा एसआईआर का मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए था, हमारे लिए मुद्दा ही नहीं था। और मैं तो कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव को भी धन्यवाद देता हूं। तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान ही बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीखना चाहिए कि किस तरह से वो जनहित की बात करते हैं, जन कल्याणकारी कार्यों को करते हैं और जनता को अपना बनाने का कार्य करते हैं। आप जनता को डरवा धमका कर वोट नहीं पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जनता को डराएंगे धमकाएंगे तो परिणाम शायद ऐसे आ सकते हैं। हालांकि मैं फिर से कहूंगा सिंह साहब कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, लेकिन आप लोग अभी खुश हैं इस वजह से क्योंकि जो अब तक के नतीजे दिख रहे हैं रुझानों में, उसमें आप बहुमत से कहीं आगे दिख रहे हैं। संतोष जायसवाल भी हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से। संतोष जी, क्या कहेंगे? सिंह साहब का कहना है कि जो वादे हमारे केंद्र और प्रदेश दोनों की तरफ से रहे हैं, नेताओं के रहे हैं, और जिस समग्रता के साथ हमने चुनाव लड़ा, उसका यह परिणाम दिख रहा है रुझानों में। अभी ये शुरुआती रुझान है, इस पे अभी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और वैसे किसी को मना नहीं किया जा सकता खुश होने से, वो हो ले। हमने प्रॉमिस नहीं परफॉर्मेंस पे चुनाव लड़ा है जी। 17 महीने की जो हमारी सरकार रही है उसमें हमने परफॉर्म किया था। नौकरी, दवाई, कमाई, सिंचाई पे हमने काम करने की बात कही है और लोगों के बीच गया है। पूरा बिहार भ्रमण के दौरान हमने देखा है चारों तरफ सरकार के बदलने की बातें हो रही थी, बदलाव की बेयार थी।
और हमें जन समर्थन पूरी तरह से मिला। संतोष जी मेरा आपसे सवाल ये है, संतोष जी मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने शुरुआती दौर में जब आप लोगों के गठबंधन की बात हो रही थी, और मुझे याद है कि जब 15 अप्रैल को तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे, बाद में उनको कोऑर्डिनेशन का हेड बनाया गया था, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि शुरुआती दौर में तो बड़ा शानदार सब कुछ नजर आ, एक बड़ा अपडेट अभी आपको हम देखें, फिर आपके पास बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद अरविंद जी आगे बढ़ेंगे। बिहार चुनाव में इस वक्त बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, पल पल इस वक्त देखिए जो रुझान है वो बदलते हुए भी दिखाई दे रहा है, नतीजों में और थोड़ी देर में वो तब्दील हो जाएंगे। तीसरे राउंड में अनंत सिंह मोकामा से 700 वोटों से आगे हैं, तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी भी आगे चल रहे हैं, लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा भी आगे हो गए, सुबह से ये कई मंदिर तक जा चुके हैं। छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल देखिए एक बड़ा नाम थे जो कि बड़ा विवादों में भी रहे, और सिनेमा जगत से आते हैं, भोजपुरी सिनेमा जगत से, लेकिन अभी फिलहाल उनके लिए खुशखबरी है, वो आगे हो गए हैं, और दोनों डिप्टी सीएम वो भी अभी आगे चल रहे हैं। लेकिन सिन्हा साहब के लिए आगे और पीछे की चुनौती लगातार बनी हुई थी। अरविंद जी अपनी बात पूरी करें। मेरा सवाल यह था कि शुरुआती दौर में जो आंकड़े आ रहे थे, जो वहां से अपडेट आ रहा था बिहार से, उसमें कांग्रेस और महागठबंधन बहुत बढ़िया काम कर रही थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि सीटों को बंटवारे को लेके एक विवाद शुरू हुआ, और उसके बाद एक विवाद, फिर दूसरा विवाद, फिर तीसरा विवाद, और उससे क्या हुआ कि जो जमीन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यात्रा करके बनाई थी वो जमीन खिसक गई। मैं पिछला आंकड़ा आपको बात करना चाह रहा हूं, 70 सीटों में से पिछली बार 2020 में 19 सीटों पे कांग्रेस जो है विजय हासिल कर पाई थी, इस बार कुछ एक आध दो सीटें कम लड़ रही हैं लगभग, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ा। सवाल यह है कि ग्राउंड लेवल पे जो बात हो रही थी, ग्राउंड लेवल पे कि कांग्रेस बहुत मजबूत है, वो असर दिखाई नहीं पड़ा है। भले ही आप कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, लेकिन इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि अभी कांग्रेस को बहुत कुछ ठीक करना है, महागठबंधन लड़ाई लड़ता है, लेकिन वहां पर तेजस्वी लड़ रहे थे, आप ये कह रहे हैं संतोष जी? जी देखिए, अभी जो आप देख रहे हैं बढ़त, वो दो संतोष जी का कनेक्ट शायद तकनीकी खामी है, उनकी आवाज अब तक नहीं आ पा रही है। विपुल सुनील साहब, जो बात यहां पर अरविंद जी कह रहे थे, यहां पर अगर देखिए महागठबंधन में यही लड़ाई मजबूती से कांग्रेस लड़ती तो शायद ये रुझान कुछ और होते। निश्चित तौर पर मैं पिछले 1 महीने से और पीछे 3 महीने पहले भी जब वो यात्रा निकली थी जिसका जिक्र वो कर रहे हैं SIR के खिलाफ, तो बिहार में एक इन युवाओं के साथ एक माहौल बना था, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या हुआ कि एक तो आपने देखा कि लंबे समय तक राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री मानने से इनकार किया, घोषित नहीं किया कि जो है महागठबंधन के मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी जी होंगे। एक ये देरी हुई, और फिर भीतर कुछ ऐसा हुआ कि सीटें ऐसी दी गई जिन सीटों पर कांग्रेस मांग करती। जब आप खुद मान रहे हैं कि ये देरी हुई, तो देखिए कहावत है हमारे यहाँ कि शादी में फूफा नाराज हो जाते हैं। आज कांग्रेस सुबेरे से दिल्ली में नाराज हुई बैठी है, वहां पर उनके दफ्तर के सामने वो नाराजगी जाहिर कर रहा है। मतलब लड़ाई तेजस्वी लड़े, मजबूत वो करे महागठबंधन को, और नाराज होकर वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। जी नहीं, मैं खुद मान रहा हूं का मतलब मैं बहुत निरपेक्ष देखता हूं, इसलिए मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं जो बातें देखता रहा हूं उसको बताता रहा हूं, और जो महसूस करता हूं उस पर बातचीत करता हूं। हम लोग जरा संतोष कुमार को सुन लेते हैं कि उनके पास इसका क्या जवाब है। संतोष जी, आपके पास क्या जवाब है? क्यों नहीं ग्राउंड पे जो बातें होनी चाहिए थी, जो बातें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घूम घूम के लोगों को बता रहे थे, जो बढ़त दिखाई पड़ रही थी, वो बढ़त नहीं दिखाई पड़ रही है आपके रिजल्ट में? देखिए, हमने चुनाव साथ लड़ा और बहुत अच्छे से हम लोग चुनाव लड़े हैं। अभी आपकी जो बढ़त वगैरह जो है वो 200-500 वोटों की है, तो अभी इतनी जल्दी आप निष्कर्ष पे नहीं आइए, वेट करिए, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सरकार बनाएंगे। अभी शुरुआती रुझानों पे अगर विपक्ष खुश हो रहा है तो ठीक है, एनडीए के साथियों को खुश होने दीजिए। संतोष जी, मेरा सीधा सवाल है कि आपको क्या लगता है, संतोष जी, आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस और आरजेडी कुछ समय पहले सारी समस्याओं का हल निकाल लेती, डिप्टी सीएम की जो उम्मीदवार को घोषित करने की बात थी वो घोषित कर लेती, तो मैं समझता हूं कि स्थितियां कुछ और थी। क्योंकि एक तरीके से हम देखें तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में पूरा देश और बिहार आगे बढ़ रहा है। बीजेपी हैज एबिलिटी एंड राहुल गांधी इज अ लायबिलिटी। हमें यह समझना होगा कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे बिहारियों ने मुहर लगाई है, और यह स्पष्ट हो गया है
कि बिहारियों के आदर्श कोई होंगे तो जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी होंगे, और जैसा तेजस्वी यादव 9वीं फेल, भ्रष्टाचारी, वंशवादी कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे, तो उसको बिहार की जनता ने नकार दिया है। ठीक है, गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं एबिलिटी और लाइबिलिटी इन दोनों के बीच की लड़ाई है। बहुत जल्दी से एक टिप्पणी राजेश जी मैं आपसे भी चाहूंगा। यहां पर देखिए, जो इस वक्त रुझान है उस पर दावे हो सकते हैं, कोई अभी खुश है, हो सकता है कोई थोड़ी देर के बाद खुश हो जाए, लेकिन सबसे पहले से ही खुश होने का मौका कांग्रेस को नहीं मिल पाया। इस बात का संतोष जी वाजिब जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ी खबर लगातार इस वक्त अपडेट होते हुए, बिहार चुनाव में इस वक्त परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं और जो आंकड़े हैं उसमें फेरबदल भी हो रहा है। रुझानों में बीजेपी फिर से बड़ी पार्टी बन के उभर गई है। जदयू अभी आगे हुई थी, लेकिन बीजेपी अब फिर से आगे हो गई है। 73 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल गई है। जदयू 1 नंबर पीछे है, यानी 72 सीटों के साथ जदयू दूसरी नंबर की पार्टी है और तीसरे नंबर पर आरजेडी है। 55 सीटों पर आरजेडी को भी बढ़त मिली हुई है। तीनों ही जो पार्टियां, दो ऐसी पार्टियां जो कि क्षत्रप पार्टियां हैं, लेकिन उनमें भी कट टू कट लड़ाई है। लेकिन एनडीए के हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी इस वक्त नंबर 1 है, जदयू दूसरे नंबर पर है, और जिससे लड़ाई है एक क्षत्रप पार्टी आरजेडी, वो इस वक्त तीसरे नंबर पर है। बहुत जल्दी से एक टिप्पणी आपसे इस पर चाहूंगा। राजेश जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? राजेश जी, सुन पा रहे मुझे आप? विपुल जी, बीजेपी एक बार फिर से नंबर 1 पार्टी। निश्चित तौर पर बीजेपी जेडीयू 101 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और इस चुनाव में जिस तरह से सत्ता पक्ष के प्रति बीच चुनाव में एक माहौल बना है, तो उसमें थोड़ा बहुत ही अंतर रहेगा। लेकिन बड़ा उछाल जो मैं लगातार कह रहा हूं, और आप भी देख रहे हैं चुनाव में कि क्या नाम है कि किस तरह से नीतीश के प्रति एक सहानुभूति बनी, और मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि नीतीश के लिए फेयरवेल इलेक्शन है। नीतीश कुमार, एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि भाई मुझे ये बताइए कि शुरुआती दौर में हम लोग देख रहे थे, मैं बीच में जो है सम्राट चौधरी से बिहार में मिला था, तो उसके पहले एक दो दिन पहले जो है बिजली का जो बिल है उसको जीरो करने की बात कही गई थी। और मुझे याद है कि ये योजना जो है एक बड़ी सोची समझी योजना थी। तो मुझे याद है कि सम्राट चौधरी ये हमें कह रहे थे कि कितनी चुनौतियां होती हैं अगर हम कोई नई चीज लागू करते हैं, ये सम्राट चौधरी ने बताया, और किस तरीके से उसका क्या परिणाम होता है, उसका क्या रिपरकशन आता है, वो भी हमें देखना पड़ता है। लेकिन वहां पे जो सुगबुगाहट थी, जो कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी को आने वाले समय के लिए जो है मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा था। शुरुआती दौर में आपने देखा, जब लोगों ने बाद में इस बात को महसूस किया कि नहीं, नीतीश कुमार तो अब भी बहुत लोकप्रिय हैं और अब भी उनका सिक्का है। अभी हम तस्वीरें देख रहे थे कि भाई कह रहे थे कि टाइगर अभी जिंदा है, इस तरह की बड़ी बड़ी होर्डिंग नजर आ रही थी। लेकिन नीतीश कुमार की जब पॉपुलैरिटी बीजेपी ने देखा, तब उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी। कई सवालों में हमने देखा कि आपके गृह मंत्री जी ने बड़ा कहा था कि जब रिजल्ट आएगा तब हम देखेंगे, लेकिन एक समय के बाद जो है उन्होंने ये घोषणा कर दी कि नहीं, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मानना एक बड़ा जो है उन्होंने अपने आप को परिवर्तन किया, अपने आप में चेंज लाया, और देखिए यही इसी का परिणाम था कि सारी चीजें जो है लोग एक साथ बैठ के लड़े और आज रिजल्ट ये आ रहा है। विपुल जी, जल्दी से कमेंट, उसके बाद निशा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल सहमत हूं मैं इस बात से। बीच चुनाव में ऐसा हुआ कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री मानना पड़ा, बीजेपी को ये बार बार कहना पड़ा। गृह मंत्री या चिराग जी ने शुरुआती दिनों में कहा कि विधायक दल का नेता चुनेंगे बाद में, लेकिन बीच चुनाव में बिहार की जनता और मतदाताओं के दबाव पर यह करना पड़ा, और इससे कतई कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इस चुनाव में नीतीश के प्रति महिला वोटर, जीविका दीदी, इनका एक ऐसा सैलाब आया था सड़कों पर उतर करके जगह जगह मतदाताओं से वोट मांगते हुए। अपने कई जगह आपने देखा होगा, मैं तो एक दो रील देखता हूं, उसमें देखा मैंने कि अपने पतियों से लड़ाई कर रही हैं महिलाएं कि नहीं भाई हमारा आधार कार्ड मैं रख लूंगी, कहना चाह रहा हूं कि पिछले बार 2020 में तकरीबन 40% 18 से 29 साल की महिलाओं ने जो है वो एनडीए को वोट दिया था। ये 2020 के आंकड़े हैं। और अब तो बहुत सारी योजनाएं, खासतौर पे अगर आप देखें शराबबंदी एक ऐसी नीति है नीतीश कुमार ने जिस तरह से उसको लागू किया, बहुत सारे लोगों ने आलोचना की। प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग जो है शराबबंदी हटा लेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि प्रशांत किशोर की क्या हालत है।
दो तीन प्रशांत के लिए बड़ा मोहताज हो नुकसानदायक गए। साबित हुआ। प्रशांत जी के लिए ये बहुत नुकसानदायक साबित हुआ, क्योंकि वहां महिलाएं नीतीश के इस फैसले के साथ बहुत रिजिडनेस के साथ हैं। वहां छोटे कामगार लोग जो अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब में खर्च कर जाते थे और आकर के महिलाओं से हिंसा करते थे, इन तमाम चीज़ों में गिरावट देखी गई नीतीश कुमार ने जब ये फैसला लिया कि शराब नहीं बेची जाएगी बिहार में। तो इसीलिए बहुत सारे कारण हैं जो महिलाओं के लिए, आप देखिए अगर बिहार के महिलाएं एक बड़ा फैक्टर है, इसका आकलन और भी धीरे धीरे आगे उतरेगा। मिश्रा जी, एक कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, जिस बात का जिक्र अरविंद जी ने यहां पर किया है कि जब बीजेपी को भी और शीर्ष नेतृत्व को भी एहसास हुआ कि हां बिहार में कम से कम नीतीश को आप दरकिनार नहीं कर सकते, और राजनीतिक तौर पर विपक्ष ने इसको आरोप में शामिल भी कर लिया था कि उनको कठपुतली बना रहे हैं, समय रहते उनको भाग गए। नहीं, देखिए बीजेपी के पास कोई भी पार्टी हो उनकी भी कमजोरियां हैं। देखिए, ये बीजेपी हमारे आज विरोधियों तक ने बिहार गढ़ा में हुआ- गढ़ी हुई किसी बात मतलब अपना कोई कद्दावर नेता उस क्षेत्र के लिए जननायक नेता पैदा नहीं कर पाई। तो उनको चेहरा सामने चाहिए ही, और नीतीश से बेहतर कोई है नहीं। जब तक कोई ऐसा कद्दावर नेता, अब पक्ष हो या विपक्ष हो, जैसे लालू प्रसाद यादव हो गए या आप ये देखिए नीतीश जी हो गए जी, इमेज में इनके बराबर तो का अभी जो नेता है जब मतलब तक- ये सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नहीं, ये मंगल अपने- पांडे, ये लोग कद्दावर नेता नहीं मानते आप इनको? नहीं, ये बीजेपी के कारण प्रसिद्ध हुए हैं, इनके कारण बीजेपी को वहाँ कोई फायदा नहीं मिला। बड़ी बात है। बीजेपी को वहाँ कोई फायदा मिल रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण, अमित शाह, एकदम सही कहा आपने। सेंटर और स्टेट में जो मिल रहा है एलाइज के कारण, इवन चिराग पासवान के कारण वहाँ फायदा मिल रहा है बीजेपी को। लेकिन इन लोगों के कारण अगर आज की डेट में नीतीश कुमार को हटा दे और सेंट्रल बीजेपी की टीम को हटा दे तो बिहार के जो क्षेत्रीय राजनेता हैं, ठीक है, ठीक है मिश्रा जी, मैं आपको रोक रहा हूं। एसएन सिंह साहब बीजेपी की तरफ से है। देखिए, बहुत सारे चेहरों पर चर्चा होती है, कहा जाता है कि कौन से नेता की वजह से पार्टी को पहचान मिल रही है। हालांकि बीजेपी बड़ी अनुशासित पार्टी है। अब वहां पर ये ऊपर से जब तय हो जाता है तो वही लकीर नीचे तक जाती है। एसएन सिंह साहब, एक बार फिर से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। बीजेपी जदयू के बीच में टक्कर है, लेकिन जब आकलन होता है कि चेहरे का, आप लोगों ने समय रहते फैसला लिया था कि हाँ नेतृत्व तुम्हारा नीतीश का ही होगा और उसके साथ साथ पूरे लोग मिलकर लड़ेंगे चुनाव, वही नतीजा दिख रहा है। चाहे एक बड़ी खबर आ रही है सिंह साहब, उसके बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगा। बिहार चुनाव में रुझानों से जुड़ी बड़ी खबर, सिवान से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस वक्त पीछे हो गए। मोकामा से जदयू के अनंत सिंह अभी तक लगातार चौथे राउंड में भी आगे हैं। 2031 वोटों से अनंत आगे चल रहे हैं। दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे चल रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी खबर है, पूरी ताकत झोंक दी थी आरजेडी ने वहां पर। तो ये अभी तक के अपडेट हैं। ताराकिशोर प्रसाद भी कटिहार से इस वक्त आगे हो गए। एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह से मेरी आवाज आप तक जा रही है? यार जरा उसको मेकअप वाली को बुलाना, मेकअप वाली। जी पूछे, सवाल पूछे। पूछे सवाल। सिंह साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही हो? तो भाई देखिए, बीजेपी एक बार फिर से बड़ी पार्टी सवाल के तौर पूछिए। पर उभर गई है। नंबर 1 पर बीजेपी हाँ, आगे चल रही है, सेकंड नंबर पर जदयू है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि आपकी पार्टी के बड़े नाम, वो आगे और पीछे, वो अभी तक तब्दीलियां हो रही हैं। नहीं, देखिए, हम होल एनडीए की बात करते हैं और हम चुनाव में भी हम अपने पूरे सहयोगियों के साथ गए थे, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे आरएलएम हो, चाहे हम हो, हम सबकी बात करते हैं, हम एक की बात नहीं करते हैं। और बिहार की जनता ने एनडीए को मत बरसाया है। रही बात, हम बड़े छोटे के तौर पे नहीं चलते। 2014 और 2019 में आप देखिए, केंद्र में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते के चलते ये संभव हो सका है। कल तेजस्वी यादव का जो बयान आया उस पर भी प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे। उन्होंने तो लगातार ये दावा भी किया था कि महागठबंधन की जीत होगी, तमाम तरह की बातें भी कही जा रही थी। आरजेडी प्लस कभी कहते हैं कि हम चुनाव में बम्पर जीतेंगे, नतीजे आते देखकर वो कहते हैं कि चुनाव आयोग की गड़बड़ है, ईवीएम की गड़बड़ है, एसआईआर की गड़बड़ है। एसआईआर का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो हम मणिकम टैगोर हो या उदित राज हो, 65 नहीं, मैं इन लोगों के बयान को और वक्तव्य को ज़्यादा तरजीह नहीं देता। कांग्रेस पार्टी को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना यही नतीजे हर बार देखने और सुनने को मिलेंगे। आरजेडी की बात करें तो चाहे नेपाल बना देंगे, श्रीलंका जैसी बात, बांग्लादेश ज्यादा वो महागठबंधन पर नहीं कहना चाहते, लेकिन एसएन सिंह साहब कह रहे थे कि जब भी हम बात करें वहां पर कंपाइल हम एनडीए की बात करें, ना कि बीजेपी और जदयू में बंटवारा करके। सिंह साहब की बात तो हम लोग सुन रहे हैं। एसएन सिंह साहब, मेरा बड़ा एक छोटा सा सवाल ये है कि भाई
मुझे याद है शुरुआती दौर में आपके बड़े नेताओं का बयान आया था कि भाई जब रिजल्ट आएगा तब हम लोग जो है मुख्यमंत्री पद के लिए बातचीत करेंगे, और वो हम भी नहीं चुनेंगे, वो तो वहाँ के जो जीते हुए विधायक हैं वो उनको चुनेंगे। लेकिन बीच में ऐसा आखिर क्या हो गया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित करना पड़ा? लोगों ने बड़ा जोर देके कहा कि नहीं, हम लोग जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भी बड़ा कैसे हृदय कैसे इतना बड़ा परिवर्तन हो गया? नहीं, देखिए, जब चुनाव चलता है तो हमारे विरोधी पार्टियां या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं आपको। आप देखे होंगे जब नारा गढ़ा गया कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, और सभी पोस्टरों में लिया गया, तो आपको नहीं लग रहा था? एक बात। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि आप देखे होंगे 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा संख्या पाती है, 2010 में ज़्यादा संख्या पाती है, तो भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने का आप तो पत्रकार रहे हैं भाई, मैं तो पत्रकार की हैसियत से पूछ रहा हूँ आपको, एक पत्रकार से। नेता तो आप बाद में बने हैं, मैं तो एक पत्रकार से पूछ रहा हूँ। पत्रकारिता तो आपने की है, पत्रकारिता से निकल के जो है आप नेता बने हैं, तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि भाई पत्रकार क्या कहता है इस समय आपका? नहीं, आप हमारे वरिष्ठ भी रहे हैं, हम लोगों के सहयोगी भी रहे हैं, हम लोगों को सुझाव भी देते रहे हैं, और आपने अच्छा सवाल पूछा। लेकिन हम आगे पीछे बाएं दाएं पूरा पश्चिम की बात नहीं करते। आगे पीछे बाएं दाएं पूरा पश्चिम, आप देखे होंगे महागठबंधन में था। हम समग्रता की बात करते थे हमेशा, हम साथ लेकर चलने की बात करते थे, और आज भी कहते हैं। हम ये नहीं है, हम लोग तो पहले ही से कर रहे थे। जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बातों नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो अभी बता रहा है, अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे नहीं आवेंगे, 160 से ऊपर ही रहेंगे, और वो लोग अपना 70-80 पर रहेंगे। सरकार एनडीए की बनेगी। तो जीतन मांझी को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि जो हमने आकलन किया था कमोबेश उसी के आसपास अब तक के रुझान या नतीजे इसको कह सकते हैं। रुझान कहें तो बेहतर होगा, वहां जा रहे हैं। जी, जीतन राम मांझी ने जो है हमेशा ये कहा था, इस बात को उन्होंने कहा था कि भाई नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है हम लोग लड़ेंगे, और जितनी सीटें वो मांग रहे थे, मांग तो 20 रहे थे, लेकिन उतनी सीटें उनको मिली नहीं। लेकिन उन्होंने सारे लोगों का जुगाड़ कर लिया अपने परिवार में। अनुभवी व्यक्ति है, कम से कम उसका उन्होंने आकलन कर लिया था कि कितने पर बात बन सकती है और कितनी मांगना है। बहरहाल संतोष जी, अब सवाल आपसे है, जब एसएन सिंह साहब से पूछा गया था सवाल, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम समग्रता की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और शायद यही वजह है कि अब इस वक्त हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि वो आगे हैं। आप भी कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें बदलाव, और होना भी चाहिए, अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साथ चलने को लेकर सवाल जरूर है। आपके नेता पर यही आरोप है कि वो साथ नहीं चलते हैं, वो कभी अकेले चले जाते हैं, कभी एक तरफा चले जाते हैं, और फिर गायब भी हो जाते हैं, और तभी शायद इस तरीके की दिक्कत तेजस्वी को फेस करनी पड़ रही है। नहीं, मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। हमारे नेता हमेशा उपलब्ध रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं, और हमारी महागठबंधन सब एकजुट होकर चुनाव में गई है, और हमने बहुत सही तरीके से पूरी फोर्स के साथ चुनाव को लड़ा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो आंकड़े अभी आप देख रहे हैं जी, इसमें तब्दीली आएगी, और हम हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है आपके कहे अनुसार तब्दीली आए, लेकिन फिलहाल तो बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है संतोष भाई। 200 वोटों से आप अच्छा, कितना इसमें बदलाव, आप खुद आपका आकलन क्या है कि चलिए आधे घंटे बाद कितना बदलाव आएगा इसमें? हम आप सब यहीं बैठे हैं जी, अगर आप खुद माने कि अगले आधे घंटे में बड़ा बदलाव आएगा, तो कितना मान रहे हैं, कितना बड़ा बदलाव होगा? नहीं, हम पूर्ण बहुमत की तरफ जाएंगे और हम सरकार बनाएंगे, इतना हमें उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों के बीच गए हैं, और बिहार में बदलाव की बयार सी बह रही थी लोगों में। एनडीए की गवर्नमेंट को हम साथ देंगे, क्योंकि पिछले 5 साल से माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की गवर्नमेंट, ये दोनों सरकार ने मिलकर जो डबल इंजन का काम बिहार में किया है, बिहार की जनता ने फिर एक बार विश्वास व्यक्त किया कि वो विकास को वोट करते हैं, वो प्रगति को वोट करते हैं। और इसके लिए मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी तक जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि दुगनी संख्या में
उसके पास। ठीक है संतोष जी, बहुत जल्दी से एक लाइन में अपनी बात पूरी करें। विपुल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ, तो अभी वेट कर लीजिए। अभी 200-500 वोटों से बहुत सारे जगहों पे आप आगे हैं, तो हमें मतलब वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ भाई क्या आ रहा है। तो ठीक है विपुल जी, कांग्रेस का ये मानना है कि इसमें अभी बड़ा बदलाव होगा। वो कह रहे हैं कि अभी जल्दबाजी है, हम भी कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें बदलाव होगा। और जब हम विधानसभा के चुनाव में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है काफी देर तक में परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन कितना बड़ा बदलाव जिसके संकेत आप खुद कह रहे हैं कि आकलन था आपका, जो हो सकता है या नहीं होगा। जी निश्चित तौर पर बड़े बदलाव की संभावना तो अब कतई नज़र नहीं आ रही है। हम लोग 11 बजने की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे टाइम 11 की तरफ बढ़ रहा है। तो अब देखिए मैंने अपने अगर अनुमान की बात करूं तो 120 से 135 मैंने दिया था एनडीए को। निश्चित तौर पर उससे बढ़ोतरी दिखलाई पड़ रही है और थोड़ा बहुत चेंज भी होगा, अभी थोड़े बहुत चेंज की संभावना है। लेकिन कांग्रेस या राजद अब ये कतई नहीं कह सकती है कि इस चुनाव में राजद और कांग्रेस के लिए कोई स्पेस बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। अब ये लगभग आप किसकी कमी मानते हैं? क्योंकि पिछली बार मुझे याद है 2020 में आरजेडी ने 75 सीटों पे विजय पाई थी और सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी थी। इस बार आरजेडी भी उतनी सीटों पे विजय पाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। कांग्रेस तो दूर बहुत नजर आ रही है, बाकी उनके जो सहयोगी पार्टी हैं वो भी काफी दूर नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है किसकी कमी है, किस कारण से ऐसा हो रहा है? एक बड़े फैक्टर की तरफ मैं बार बार सुबह से बात कर रहा हूं, वो है राहुल गांधी की तरफ से। यानी मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की ओर से जो देरी की गई महागठबंधन में सीट के बंटवारे को लेकर के या मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के, लगातार राहुल गांधी से आप सब लोग पूछ रहे थे, दुनिया भर के पत्रकार सवाल करते थे, वो उस पर जवाब नहीं देते थे और बार बार ये होता था कि तय करेंगे। आप जानते हैं कि कांग्रेस की अपनी कोई जमीन बिहार में नहीं है, कांग्रेस अपनी जमीन तलाशती है राजद के कंधे पर। तो इस बात को पहले ही घोषित करके मुझे ये बताइए कि क्या इस हार के लिए हम लोग सिर्फ राहुल गांधी, महागठबंधन अगर चुनाव हार रही है तो इसके लिए सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? मेरा ये कहना नहीं है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ राहुल गांधी, लेकिन अगर राहुल गांधी या कांग्रेस समय रहते सीटों का बंटवारा, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की घोषणा कर लिए होते तो मुझे लगता है कि इनके लिए, महागठबंधन के लिए रिजल्ट इससे थोड़ा बेहतर होता। स्मार्ट आंसर कहते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ राहुल गांधी को नहीं कहूंगा, लेकिन कहूंगा भी तो उन्हीं को कहूंगा कि समय रहते उन्होंने कर लिया होता। मैं तो बार बार अभी प्रश्न के जवाब में मैंने कहा कि जंगल राज की कल्पना से बिहार निकल नहीं रहा है, मतदाताओं के बीच में अभी भी तेजस्वी की सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद में मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। कल शाम को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसके पहले भी कई चीजें देखी। आज दिल्ली में सुबह नाराजगी कांग्रेस की देखी, वो अधिकारियों से लेकर तमाम लोगों पर सवाल खड़े कर रहे थे। आज भी जब हम चर्चा कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले महागठबंधन थोड़ा सा आगे बढ़ा था तो कुछ लोगों ने एसआईआर को लेकर बहुत सारी चीजें शुरू कर दी, सोशल मीडिया पर लिखना बोलना। ये वो सारे फैक्टर थे जो कि क्या सिर्फ दबाव बनाने के लिए थे? जमीन पर इनका कोई असर तो नहीं दिख रहा फिलहाल? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इन चीजों को अनर्गल बात के तौर पे जनता लेना और समझना सीख गई है। आप चाहे एसआईआर के खिलाफ बातचीत करते रहिए, चाहे मशीन के खिलाफ बातचीत करते रहिए, चाहे आप आंकड़े देते रहिए। विपुल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अलग अलग जगहों पे रैलियां की, अमित शाह लगातार जो है इलेक्शन भर, पूरे इलेक्शन भर जो है बिहार में डटे रहे। जी हाँ बोलिए अरविंद जी। तो मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं, जिस तरीके से पूरे देश भर के लोगों की वहां ड्यूटी लगाई गई थी, हर व्यक्ति को ये कहा गया था कि हर आदमी वहां जाएगा, हर नेता जाएगा, विधायक जाएगा, सांसद जाएगा, मंत्री जाएगा, 10 दिन वो रहेगा और वो होटल में नहीं रहेगा, लोगों के घर पे रहेगा, उनके साथ उनके परिवार में खाना खाएगा और उसकी जो रिपोर्ट है वो दिल्ली भेजेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो इंटरनल जानकारी है, वो जो मैं आपको भी जानकारी पता होगी कि पूरे देश भर के नेताओं की ड्यूटी वहां पे लगाई गई थी और मतलब हमने जिस तरीके से देखा कि लोग वहां पे सड़कों पे पैदल घूम रहे थे, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। बल्कि मुख्यमंत्री के दावेदार विपक्षी दल के ने इस बात को स्वीकार किया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता जिस तरह से ग्राउंड पर मेहनत करते हैं उसका कोई विकल्प नहीं है। भारतीय राजनीति में बीजेपी ने पिछले 1 दशक में यह दिखलाया है और सिखलाने का भी काम कर रही है। पार्टी अन्य पार्टी के लिए एक सीख भी दे रही है, एक मिसाल भी दे रही है कि किस तरह से कार्यकर्ता उनके और नेता जनता के बीच में रहते हैं। बहुतेरे दल ऐसे हैं जो चुनाव में उतरते हैं कि जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार या चेहरे के तौर पर जिनको प्रोजेक्ट किया गया विपक्ष यानी महागठबंधन की तरफ, तेजस्वी ने खुद माना
ये बड़ी चीज होती है कि दिल्ली से बड़े नेता जो तय करते हैं, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उसकी ना सिर्फ ड्यूटी लगती है बल्कि वो परफॉर्म भी करता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करता हूं, उसके बाद मिश्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। बिहार चुनाव में इस वक्त लगातार अपडेट होता हुआ आंकड़े बदल रहे हैं। अभी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन फिलहाल इस वक्त आप देखिए राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव आगे ही हैं। शुरुआती दौर से वो आगे चल रहे थे। रघुनाथपुर की बात करें तो आरजेडी के ओसामा शाह, बड़ा दिलचस्प यहां का वाकया था, पूरी लड़ाई थी और वो भी अभी आगे चल रहे हैं। सराय रंजन से जदयू के विजय चौधरी इस वक्त आगे हैं। दानापुर की बात करें तो रीतलाल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। छपरा से आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव भी बढ़त बनाने में कामयाब हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। महुआ से जेजेडी के तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। हालांकि बड़ा दावा वो कर रहे थे, कल तक भी उन्होंने दावा किया कि मैं महुआ तो जीतूंगा ही जीतूंगा, बाकी बिहार का मुझे अभी फिलहाल पता नहीं है, लेकिन अभी तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। मिश्रा साहब, जल्दी से इस आंकड़े पर, इस पर एक कमेंट आपसे चाहूंगा। और तेज प्रताप खासतौर से भाई अकेले दम पर वो सब कुछ कर रहे थे, बड़ी निराशा के भाव थे, कई बार मायूस भी दिखे, लेकिन फिर कई बार उनकी तरफ से कहा गया कि मैं तो जरूर जीतूंगा, लेकिन अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। देखिए, जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि बीजेपी बड़ी अनुशासित है, ये बीजेपी की खूबी है, उनके पास मैन पावर है, हर चीज है। लेकिन इसके पहले के चुनाव में भी ये इतने ही अनुशासित थे, इतना ही रिसोर्सेज इन्होंने झोंका था, लेकिन रिजल्ट फेवर में नहीं आया। अब की बार क्यों हुआ? कुछ ऐसे फैक्टर देखिए। तेजस्वी यादव यानी आज के जो मुख्यमंत्री, इवन राहुल गांधी की दुकान पर ताला मारने का काम आज बिहार की जनता ने कर दिया है। निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर लगातार महिलाएं जो हैं वो विश्वास व्यक्त करती रही हैं। 2002 के गुजरात चुनाव से लेकर 2025 के बिहार चुनाव तक चुनाव दर चुनाव नारी शक्ति ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया है। उसी की श्रृंखला का एक और जो है विजय पताका नारी शक्ति ने फहराने का काम किया है। बात पूरी करें। पूरी की पूरी एक जनरेशन, जब लालू यादव प्रचंड बहुमत से जीतते थे तो उस वक्त जो है जनरेशन कुछ और थी। नई पीढ़ी आ गई। मुझे लगता है आरजेडी और कांग्रेस के नेता और क्षेत्रीय लोकल नेता और कार्यकर्ता आज भी वो लालू यादव के जमाने में जीत रहे हैं। जिस हिसाब से नई पीढ़ी आ गई, उनकी सोच बदल गई। ठीक है, थोड़ा सा आपको बदलने थोड़ी सी के लिए दिक्कत नजर आ रही है, बदलने को तैयार नहीं थे। बड़ी बात आपने कही है कि देखिए, जहां पर एक अनुशासित पार्टी से या एक बड़े मजबूत आपके विपक्षी दल से आपका सामना, और अब वहां पर आप अनुशासन भी मेंटेन ना कर पाए, या जो आरोप है वो जंगल राज की छवि से बाहर भी ना निकल पाए, तो फिर आपके लिए घातक होता है। अरविंद, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि परिवार में फूट, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उनकी बहन, लोगों का विश्वास, आरजेडी के कार्यकर्ताओं का विश्वास अब पार्टी से हटने लगा है। ये भी बड़ा कारण है। फायदा नीतीश को और बीजेपी को मिल रहा है। देखिए, अगर आरजेडी और कांग्रेस मजबूत रही होती तो शायद बीजेपी के लिए इतनी सीटें नहीं आती। मतलब कह सकते हैं कि गठबंधन में भी तनातनी थी और परिवार में तो फूट थी। एक नहीं बल्कि 2 या 2 से 3 कारण भी हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। अरविंद जी, अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आंकड़े मेरे सामने हैं, 1.21 करोड़ महिलाओं को 10,000 की सहायता देना, जिस तरीके से प्रेम शुक्ला भी कह रहे थे कि किस तरीके से महिलाओं ने इस पूरी जीत में जो है बड़ी भूमिका निभाई है। 48% जो वोटर हैं वो महिलाएं हैं। 2020 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, अभी की बातें मैं बता रहा हूं कि एक सर आरजेडी के कई उम्मीदवारों को जबरदस्ती हराया गया था और कई तरह के इससे जुड़े हुए ऐसे बयान जो उन्होंने दिए, उसमें ये भी कहा कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति जो है वो बिहार की सड़कों पर दिख सकती है अगर जनादेश से छेड़छाड़ हुई, FIR भी दर्ज हुई है। वह ये भूल रहे हैं कि ये भारत है और बिहार के अंदर अभी भी ठीक है। देखिए, इस वक्त प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, कुछ जो बयान इसके पहले कल तक में दिए गए थे जिस पर FIR भी हुई है, सुनील का वो जिक्र कर रहे थे, वहां पर आप उन तमाम बयानों को, राजनीति में होता है कि जब आप परिणाम की बात करते हैं कि आने वाला है, उसके पहले कुछ इस तरीके के बयान भी आते रहते हैं। बहुत जल्दी से संतोष जी, एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा। कांग्रेस को लेकर कई बार सवाल हो रहे हैं और आप बार बार बहुत ही गंभीरता से कह रहे हैं कि नहीं, ना तो मैं इन रुझानों को मान रहा और ना ही कांग्रेस के आरोपों, कांग्रेस के ऊपर जो आरोप है उनको मान रहा, लेकिन कुछ तो मानेंगे कि हाँ कुछ कमियां रह गई होंगी, शायद उसकी वजह से परफॉर्मेंस में कांग्रेस का जिक्र बहुत एज में नहीं हो रहा, आरजेडी का हो रहा। नहीं होगी 2010 की तरह होगी। मेरे सारे बयान को देख लें,
हम अपने जिला को देख रहे हैं, जिस ढंग से वोटिंग हुआ है और जिस ढंग से उत्साह था इस सरकार के प्रति, आखिर होता क्यों नहीं? एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए। गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे सारे बयानों को एक बार फिर से आप देख लीजिए, मैंने कब कब क्या क्या कहा था। बड़ी खबर आ रही है, 175 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे है, महागठबंधन 63 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 5 सीटों तक सीमित है। काउंटिंग की हर खबर सबसे पहले न्यूज इंडिया पर पर्पल की जानकारी में आपके साथ साझा कर रहा है। एनडीए लेकिन प्रचंड बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे दिख रहा है। काउंटिंग की जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं उसमें आप लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी, जदयू वो तो बढ़त बनाए हुए और उसी का नतीजा है कि उनका जो घटक दल है, उनका जो गठबंधन है वो आगे। 175 सीटों पे जो है एनडीए की बढ़त है, 243 सभी सीटों के रुझान जो है अब जनता के सामने आ गए हैं। यानी एक बड़ी और खबर आ रही है, देखिए। और देखिए ये जो दिलचस्प खबर है उसको बताएं अरविंद जी। यहां पर जो खबर आ रही है वो अनंत सिंह से जुड़ी हुई है। अनंत सिंह इस वक्त उनके आवास पर जो है जीत का जश्न एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी से शुरू हो गया है। अब आप देखिए 5वें राउंड में 5546 वोटों का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी बढ़त को लेकिन यहाँ पे आगे चल रहे हैं। ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे चुनाव में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हुई तो वो अनंत सिंह की हुई। लेकिन आज बताऊं आपको कि अनंत सिंह के यहाँ अभी जश्न हो रहा है, उनके प्रतिद्वंदी के यहाँ सुबह से ही गुलाब जामुन तैयार हो रहे थे। तैयार तो हो रहे थे, लेकिन अनंत सिंह क्या कल से ही जो है ये मिठाई, लेकिन आज की तस्वीर उनके प्रतिद्वंदी के यहाँ से आई थी, सूरज भान के यहाँ से आई थी। हम अगर दोनों तस्वीरें दिखा सके, सूरज भान के यहाँ क्या स्थिति थी, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी और हमने देखा था कि ये चुनाव कितना विवादित हो गया था, किस तरीके से पूरे देश में सिर्फ मुकामा की चर्चा हो रही थी, अनंत सिंह की चर्चा हो रही थी, उनके प्रतिद्वंदियों की चर्चा हो रही थी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जन स्वराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी चर्चा हो रही थी, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पूरे बिहार की अगर बात करें, मोकामा सीट और अनंत सिंह के लिए क्या कमेंट है आपका? फिलहाल वो 5546 वोटों से आगे है। विपुल जी तौर पर हाँ। जी 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 बोले जी अब अनंत सिंह चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं और ये पहले से ही तय है कि अनंत सिंह मोकामा में मजबूत रहे हैं। लेकिन अगर मेरी व्यक्तिगत राय मानी जाएगी तो किसी भी पार्टी के ऐसे प्रत्याशी के लिए मैं बहुत अच्छा नहीं सोचता हूं। ये बताइए लेकिन अपराधी के खिलाफ अपराधी लड़ रहा है, अपराधी के खिलाफ अपराधी लड़ रहा है। अनंत सिंह क्या सहानुभूति लहर से जीते हैं? आपको क्या लगता है अनंत सिंह अगर जेल नहीं जाते तो फिर ये ज्यादा तगड़ा मुकाबला होता, ज्यादा कड़ी फाइट देखने को मिलती, या अनंत सिंह बाहर रहते तो जेल जाने से क्या उनको सिंपैथी वोट मिल गया और अनंत सिंह के लिए विजय पताका या विजय अभी आगे चल रहा है, ज्यादा आसान हो गया? मतलब इसकी क्या समीक्षा है आपकी पास? नहीं, मेरे हिसाब से तो अनंत सिंह अगर बाहर रहते और ये हत्या वाली या दुर्घटना जो हुई है वो नहीं हुई होती तो मुझे लगता है कि इससे और ज्यादा मार्जिन से अभी वो आगे चल रहे होते और ज्यादा मार्जिन से बड़ी बात कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि कई लोग यही कह रहे थे कि देखिए वहां पर जातिगत वोटों के लिए सब कुछ किया और कराया गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर वो आगे अभी है, बाहर होते और ये घटना ना होती तो इससे भी आगे होते। क्या कारण है? जी मैं उसका कारण बताता हूं। यादव वोटर जो वहां हैं या दुलार, ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य। गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे 1 से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों। गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या? चलिए, तो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी के लिए भी कह सकते हैं, हर दरवाजे पर जाते हैं। पप्पू यादव का ये जो है फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ रहा है कि हर दरवाजे पर ये जा चुके हैं और हर दरवाजे पर इन्होंने अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा है सब पता है। लेकिन देखिए आज कह रहे हैं बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बिल्कुल जी, पप्पू यादव खुद का बैकग्राउंड नहीं देख रहे, उनका बैकग्राउंड भी जानना क्या होता है कि आदमी जब कुर्सी पे बैठ जाता है तो वो अपना अतीत भूलने की कोशिश करने लगता है, लोगों को भी भुलावे की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जनता तो देखिए सब जानती है और इसीलिए कहते हैं ना कि पब्लिक है जो सब जानती है। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो नतीजे आ रहे हैं, जो ट्रेंड हमें दिखाई पड़ रहे हैं, अब इसमें कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो। देखिए राजनीति 2014 से देखी है
एक एक करके तीनों लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ एनडीए ने दिल्ली में भी धाक भी बनाई, अपनी सरकार चलाने की साख बनाई। उसी सिलसिले में एक एक करके तीसरी बार भी राज्यों के चुनाव जब निर्वाचन के आ रहे हैं तो बिहार भी उसी कड़ी में शामिल हुआ जो पूर्ववर्ती समय में हाँ, तो अभी वेट कर लीजिए। अभी 200-500 वोटों से बहुत सारे जगहों पे आप आगे हैं, तो हमें मतलब वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ भाई क्या आ रहा है। तो ठीक है विपुल जी, कांग्रेस का ये मानना है कि इसमें अभी बड़ा बदलाव होगा। वो कह रहे हैं कि अभी जल्दबाजी है, हम भी कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें बदलाव होगा। और जब हम विधानसभा के चुनाव में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है काफी देर तक में परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन कितना बड़ा बदलाव जिसके संकेत आप खुद कह रहे हैं कि आकलन था आपका, जो हो सकता है या नहीं होगा। जी निश्चित तौर पर बड़े बदलाव की संभावना तो अब कतई नज़र नहीं आ रही है। हम लोग 11 बजने की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे टाइम 11 की तरफ बढ़ रहा है। तो अब देखिए मैंने अपने अगर अनुमान की बात करूं तो 120 से 135 मैंने दिया था एनडीए को। निश्चित तौर पर उससे बढ़ोतरी दिखलाई पड़ रही है और थोड़ा बहुत चेंज भी होगा, अभी थोड़े बहुत चेंज की संभावना है। लेकिन कांग्रेस या राजद अब ये कतई नहीं कह सकती है कि इस चुनाव में राजद और कांग्रेस के लिए कोई स्पेस बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। अब ये लगभग आप किसकी कमी मानते हैं? क्योंकि पिछली बार मुझे याद है 2020 में आरजेडी ने 75 सीटों पे विजय पाई थी और सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी थी। इस बार आरजेडी भी उतनी सीटों पे विजय पाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। कांग्रेस तो दूर बहुत नजर आ रही है, बाकी उनकी जो सहयोगी पार्टी हैं वो भी काफी दूर नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है किसकी कमी है, किस कारण से ऐसा हो रहा है? एक बड़े फैक्टर की तरफ मैं बार बार सुबह से बात कर रहा हूं, वो है राहुल गांधी की तरफ से। यानी मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की ओर से जो देरी की गई महागठबंधन में सीट के बंटवारे को लेकर के या मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के, लगातार राहुल गांधी से आप सब लोग पूछ रहे थे, दुनिया भर के पत्रकार सवाल करते थे, वो उस पर जवाब नहीं देते थे और बार बार ये होता था कि तय करेंगे। आप जानते हैं कि कांग्रेस की अपनी कोई जमीन बिहार में नहीं है, कांग्रेस अपनी जमीन तलाशती है राजद के कंधे पर। तो इस बात को पहले ही घोषित करके मुझे ये बताइए कि क्या इस हार के लिए हम लोग सिर्फ राहुल गांधी, महागठबंधन अगर चुनाव हार रही है तो इसके लिए सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? मेरा ये कहना नहीं है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ राहुल गांधी, लेकिन अगर राहुल गांधी या कांग्रेस समय रहते सीटों का बंटवारा, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की घोषणा कर लिए होते तो मुझे लगता है कि इनके लिए, महागठबंधन के लिए रिजल्ट इससे थोड़ा बेहतर होता। इसको स्मार्ट आंसर कहते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ राहुल गांधी को नहीं कहूंगा, लेकिन कहूंगा भी तो उन्हीं को कहूंगा कि समय रहते उन्होंने कर लिया होता। मैं तो बार बार अभी प्रश्न के जवाब में मैंने कहा कि जंगल राज की कल्पना से बिहार निकल नहीं रहा है, मतदाताओं के बीच में अभी भी एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद में मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। कल शाम को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसके पहले भी कई चीजें देखी। आज दिल्ली में सुबह नाराजगी कांग्रेस की देखी, वो अधिकारियों से लेकर तमाम लोगों पर सवाल खड़े कर रहे थे। आज भी जब हम चर्चा कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले महागठबंधन थोड़ा सा आगे बढ़ा था तो कुछ लोगों ने एसआईआर को लेकर बहुत सारी चीजें शुरू कर दी, सोशल मीडिया पर लिखना बोलना। ये वो सारे फैक्टर थे जो कि क्या सिर्फ दबाव बनाने के लिए थे? जमीन पर इनका कोई असर तो नहीं दिख रहा फिलहाल? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन चीजों को अनर्गल बात के तौर पे जनता लेना और समझना सीख गई है। आप चाहे एसआईआर के खिलाफ बातचीत करते रहिए, चाहे मशीन के खिलाफ बातचीत करते रहिए, चाहे आप आंकड़े देते रहिए। विपुल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अलग अलग जगहों पे रैलियां की, अमित शाह लगातार जो है पूरे इलेक्शन भर जो है बिहार में डटे रहे। जी हाँ बोलिए अरविंद जी। तो मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं, जिस तरीके से पूरे देश भर के लोगों की वहां ड्यूटी लगाई गई थी, हर व्यक्ति को ये कहा गया था कि हर आदमी वहां जाएगा, हर नेता जाएगा, विधायक जाएगा, सांसद जाएगा, मंत्री जाएगा, 10 दिन वो रहेगा और वो होटल में नहीं रहेगा, लोगों के घर पे रहेगा, उनके साथ उनके परिवार में खाना खाएगा और उसकी जो रिपोर्ट है वो दिल्ली भेजेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो इंटरनल जानकारी है, वो जो मैं आपको भी जानकारी पता होगी कि पूरे देश भर के नेताओं की ड्यूटी वहां पे लगाई गई थी और मतलब हमने जिस तरीके से देखा कि लोग वहां पे सड़कों पे पैदल घूम रहे थे, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। बल्कि मुख्यमंत्री के दावेदार विपक्षी दल के ने इस बात को स्वीकार किया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता जिस तरह से ग्राउंड पर मेहनत करते हैं उसका कोई विकल्प नहीं है। भारतीय राजनीति में बीजेपी ने पिछले 1 दशक में यह दिखलाया है और सिखलाने का भी काम कर रही है। पार्टी अन्य पार्टी के लिए एक सीख भी दे रही है, एक मिसाल भी दे रही है कि किस तरह से कार्यकर्ता उनके और नेता जनता के बीच में रहते हैं। बहुतेरे दल
बिल्कुल ऐसे जी, जैसा हैं आपने जो खुद चुनाव में रिपोर्ट उतरते किया हैं। कि जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार या चेहरे के तौर पर जिनको प्रोजेक्ट किया गया विपक्ष यानी महागठबंधन की तरफ, तेजस्वी ने खुद माना। ये बड़ी चीज होती है कि दिल्ली से बड़े नेता जो तय करते हैं, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उसकी ना सिर्फ ड्यूटी लगती है बल्कि वो परफॉर्म भी करता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करता हूं, उसके बाद मिस्टर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। बिहार चुनाव में इस वक्त लगातार अपडेट होता हुआ आंकड़े बदल रहे हैं। अभी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन फिलहाल इस वक्त आप देखिए राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव आगे ही है। शुरुआती दौर से वो आगे चल रहे थे। रघुनाथपुर की बात करें तो आरजेडी के ओसामा शाह, बड़ा दिलचस्प यहां का वाकया था, पूरी लड़ाई थी और वो भी अभी आगे चल रहे हैं। सराय रंजन से जदयू के विजय चौधरी इस वक्त आगे हैं। दानापुर की बात करें तो रीतलाल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। छपरा से आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव भी बढ़त बनाने में कामयाब हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। महुआ से जेजेडी के तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। हालांकि बड़ा दावा वो कर रहे थे, कल तक भी उन्होंने दावा किया कि मैं महुआ तो जीतूंगा ही जीतूंगा, बाकी बिहार का मुझे अभी फिलहाल पता नहीं है, लेकिन अभी तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। मिश्रा साहब, जल्दी से इस आंकड़े पर, इस पर एक कमेंट आपसे चाहूंगा। और तेज प्रताप खासतौर से भाई अकेले दम पर वो सब कुछ कर रहे थे, बड़ी निराशा के भाव थे, कई बार मायूस भी दिखे, लेकिन फिर कई बार उनकी तरफ से कहा गया कि मैं तो जरूर जीतूंगा, लेकिन अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। देखिए, जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि बीजेपी बड़ी अनुशासित है, ये बीजेपी की खूबी है, उनके पास मैन पावर है, हर चीज है। लेकिन इसके पहले के चुनाव में भी ये इतने ही अनुशासित थे, इतना ही रिसोर्सेज इन्होंने झोंका था, लेकिन रिजल्ट फेवर में नहीं आया। अब की बार क्यों हुआ? कुछ ऐसे फैक्टर देखिए। तेजस्वी यादव यानी आज के जो मुख्यमंत्री, इवन राहुल गांधी, की दुकान पर ताला मारने का काम आज बिहार की जनता ने कर दिया है। निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर लगातार महिलाएं जो हैं वो विश्वास व्यक्त करती रही हैं। 2002 के गुजरात चुनाव से लेकर 2025 के बिहार चुनाव तक, चुनाव दर चुनाव नारी शक्ति ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया है। उसी की श्रृंखला का एक और जो है विजय पताका नारी शक्ति ने फहराने का काम किया है। बात पूरी करें। पूरी की पूरी एक जनरेशन, जब लालू यादव प्रचंड बहुमत से जीतते थे तो उस वक्त जो है जनरेशन कुछ और थी। नई पीढ़ी आ गई। मुझे लगता है आरजेडी और कांग्रेस के नेता और क्षेत्रीय लोकल नेता और कार्यकर्ता आज भी वो लालू यादव के जमाने में जीत रहे हैं। जिस हिसाब से नई पीढ़ी आ गई, उनकी सोच बदल गई। ठीक है, थोड़ा सा आपको बदलने थोड़ी के सी लिए दिक्कत तैयार नजर आ रही है, बदलने को तैयार नहीं थे। बड़ी बात आपने कही है कि देखिए, जहां पर एक अनुशासित पार्टी से या एक बड़े मजबूत आपके विपक्षी दल से आपका सामना, और अब वहां पर आप अनुशासन भी मेंटेन ना कर पाए, या जो आरोप है वो जंगल राज की छवि से बाहर भी ना निकल पाए, तो फिर आपके लिए घातक होता है। अरविंद, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि परिवार में फूट, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उनकी बहन, लोगों का विश्वास, आरजेडी के कार्यकर्ताओं का विश्वास अब पार्टी से हटने लगा है। ये भी बड़ा कारण है। फायदा नीतीश को और बीजेपी को मिल रहा है। देखिए, अगर आरजेडी और कांग्रेस मजबूत रही होती तो शायद बीजेपी के लिए इतनी सीटें नहीं आती। मतलब कह सकते हैं कि गठबंधन में भी तनातनी थी और परिवार में तो फूट थी। एक नहीं बल्कि 2 या 2 से 3 कारण भी हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। अरविंद जी, अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आंकड़े मेरे सामने हैं, 1.21 करोड़ महिलाओं को 10,000 की सहायता देना, जिस तरीके से प्रेम शुक्ला भी कह रहे थे कि किस तरीके से महिलाओं ने इस पूरी जीत में जो है बड़ी भूमिका निभाई है। 48% जो वोटर हैं वो महिलाएं हैं। 2020 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, अभी की बातें मैं बता रहा हूं कि एक सर आरजेडी के कई उम्मीदवारों को जबरदस्ती हराया गया था, और कई तरह के इससे जुड़े हुए ऐसे बयान जो उन्होंने दिए, उसमें ये भी कहा कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति जो है वो बिहार की सड़कों पर दिख सकती है अगर जनादेश से छेड़छाड़ हुई, FIR भी दर्ज हुई है। वह ये भूल रहे हैं कि ये भारत है और बिहार के अंदर अभी भी ठीक है। देखिए, इस वक्त प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, कुछ जो बयान इसके पहले कल तक में दिए गए थे जिस पर FIR भी हुई है, सुनील का वो जिक्र कर रहे थे, वहां पर आप उन तमाम बयानों को, राजनीति में होता है कि जब आप परिणाम की बात करते हैं कि आने वाला, उसके पहले कुछ इस तरीके के बयान भी आते रहते हैं। बहुत जल्दी से संतोष जी, एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा। कांग्रेस को लेकर कई बार सवाल हो रहे हैं और आप बार बार बहुत ही गंभीरता से कह रहे हैं कि नहीं, ना तो मैं इन रुझानों को मान रहा और ना ही कांग्रेस के आरोपों, कांग्रेस के ऊपर जो आरोप है उनको मान रहा, लेकिन कुछ तो मानेंगे कि हाँ कुछ कमियां रह गई होंगी, शायद उसकी वजह से परफॉर्मेंस में कांग्रेस का जिक्र बहुत एज में नहीं हो रहा, आरजेडी का हो रहा।
नहीं होगी 2010 की तरह होगी। मेरे सारे बयान को देख लें, हम अपने जिला को देख रहे हैं, जिस ढंग से वोटिंग हुआ है और जिस ढंग से उत्साह था इस सरकार के प्रति, आखिर होता क्यों नहीं। एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के, और बिहार की जनता अमन चैन शांति के लिए वोट दिया है, न्याय के साथ विकास के लिए। गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे सारे बयानों को एक बार फिर से आप देख लीजिए, मैंने कब कब क्या क्या कहा था। बड़ी खबर आ रही है, 175 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे है, महागठबंधन 63 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 5 सीटों तक सीमित है। काउंटिंग की हर खबर सबसे पहले न्यूज इंडिया पर पर्पल की जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एनडीए लेकिन प्रचंड बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे दिख रहा है। काउंटिंग की जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं उसमें आप लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी जदयू वो तो बढ़त बनाए हुए और उसी का नतीजा है कि उनका जो घटक दल है, उनका जो गठबंधन है वो आगे। 175 सीटों पे जो है एनडीए की बढ़त है, 243 सभी सीटों के रुझान जो है अब जनता के सामने आ गए हैं। यानी एक बड़ी और खबर आ रही है, देखिए। और देखिए ये जो दिलचस्प खबर है उसको बताएं अरविंद जी। यहां पर जो खबर आ रही है वो अनंत सिंह से जुड़ी हुई है। अनंत सिंह इस वक्त उनके आवास पर जो है जीत का जश्न एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी से शुरू हो गया है। अब आप देखिए 5वें राउंड में 5546 वोटों का एक तरीके से हम आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी बढ़त वो लेकिन यहाँ पे आगे चल रहे हैं। ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे चुनाव में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हुई तो वो अनंत सिंह की हुई। लेकिन आज बताऊं आपको कि अनंत सिंह के यहाँ अभी जश्न हो रहा है, उनके प्रतिद्वंदी के यहाँ सुबह से ही गुलाब जामुन तैयार हो रहे थे, लेकिन अनंत सिंह क्या कल से ही जो है ये मिठाई, लेकिन आज की तस्वीर उनके प्रतिद्वंदी के यहाँ से आई थी, सूरज भान के यहाँ से आई थी। हम अगर दोनों तस्वीरें दिखा सके, सूरज भान के यहाँ क्या स्थिति थी, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी और हमने देखा था कि ये चुनाव कितना विवादित हो गया था, किस तरीके से पूरे देश में सिर्फ मुकामा की चर्चा हो रही थी, अनंत सिंह की चर्चा हो रही थी, उनके प्रतिद्वंदियों की चर्चा हो रही थी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जन स्वराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी चर्चा हो रही थी, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पूरे बिहार की मोकामा सीट और अनंत सिंह के लिए क्या कमेंट है आपका? फिलहाल वो 5546 वोटों से आगे है। विपुल जी तौर पर हाँ। जी 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 बोले बोले जी अब अनंत सिंह चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं और ये पहले से ही तय है कि अनंत सिंह मोकामा में मजबूत रहे हैं। लेकिन अगर मेरी व्यक्तिगत राय मानी जाएगी तो किसी भी पार्टी के ऐसे प्रत्याशी के लिए मैं बहुत मतलब अच्छा नहीं सोचता हूं। ये बताइए लेकिन अपराधी के खिलाफ अपराधी ही लड़ रहा है, अपराधी के खिलाफ अपराधी लड़ रहा है। अनंत सिंह क्या सहानुभूति लहर से जीते हैं? आपको क्या लगता है अनंत सिंह अगर जेल नहीं जाते तो फिर ये ज्यादा तगड़ा मुकाबला होता, ज्यादा कड़ी फाइट देखने को मिलती, या अनंत सिंह बाहर रहते तो जेल जाने से क्या उनको सिंपैथी वोट मिल गया और अनंत सिंह के लिए विजय पताका या विजय अभी आगे चल रहा है, ज्यादा आसान हो गया? मतलब इसकी क्या समीक्षा है आपकी पास? नहीं, मेरे हिसाब से तो अनंत सिंह अगर बाहर रहते और ये हत्या वाली या दुर्घटना जो हुई है वो नहीं हुई होती तो मुझे लगता है कि इससे और ज्यादा मार्जिन से अभी वो आगे चल रहे होते और ज्यादा मार्जिन से बड़ी बात कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि कई लोग यही कह रहे थे कि देखिए वहां पर जातिगत वोटों के लिए सब कुछ किया और कराया गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर वो आगे अभी है, बाहर होते और ये घटना ना होती तो इससे भी आगे होते, क्या कारण है? जी मैं उसका कारण बताता हूं। यादव वोटर जो वहां हैं या दुलार, ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य। गिरिराज सिंह ने कहा है कि डे 1 से ही ये तय था कि अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारी। गिरिराज से बड़ा अराजक और उससे बड़ा भ्रष्टाचारी को है क्या? चलिए, तो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी के लिए भी कह सकते हैं, हर दरवाजे पर जाते हैं। पप्पू यादव का ये जो है फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ रहा है कि हर दरवाजे पर ये जा चुके हैं और हर दरवाजे पर इन्होंने अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा है सब पता है। लेकिन देखिए आज कह रहे हैं बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पप्पू यादव खुद का बैकग्राउंड नहीं देख रहे, उनका बैकग्राउंड भी जानना क्या होता है कि आदमी जब कुर्सी पे बैठ जाता है तो वो अपना अतीत भूलने की कोशिश करने लगता है, लोगों को भी भुलावे की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जनता तो देखिए सब जानती है और इसीलिए कहते हैं ना कि पब्लिक है जो सब जानती है। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो नतीजे आ रहे हैं, जो ट्रेंड हमें दिखाई पड़ रहे हैं, अब इसमें कोई बहुत बड़ा
क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए देखिए राजनीति 2014 से देखिए एक एक करके तीनों लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ एनडीए ने दिल्ली में भी धाक भी बनाई, अपनी सरकार चलाने की साख बनाई। उसी सिलसिले में एक एक करके तीसरी बार भी राज्यों के चुनाव जब निर्वाचन के आ रहे हैं तो बिहार भी उसी कड़ी में शामिल हुआ जो पूर्ववर्ती समय में